ओनरशिप के हम रूल्स पढ़ रहे थे। ओनरशिप रूल्स फर्स्ट, लेट्स टेक अ लुक एट द ओनरशिप रूल्स। अब आपके जो ओनरशिप के कुछ रूल्स हैं वो अगर मतलब हम फॉलो करेंगे तो जो है वो हम कभी भी हमें के प्रोग्राम में जो है ना एरर नहीं आएगा। ठीक है। ईच वैल्यू इन रस्ट हैज़ अ वेरिएबल दैट्स कॉल्ड द इट्स ओनर। मतलब कोई भी वैल्यू है उसका एक वेरिएबल उसका ओनर होगा। ठीक है। देयर कैन बी वन ओनर एट अ टाइम। ठीक है। तो ओनर भी एक ही हो सकता है एक वक्त में। व्हेन द ओनर गोज आउट ऑफ स्कोप द वैल्यू विल बी ड्रॉप्ड। ठीक है। ये बड़ी अहम चीज़ें हैं, ये ध्यान में रखिएगा। एक तो उसका किसी भी वैल्यू का एक ओनर होगा, वो वेरिएबल होगा, वो एक ओनर होगा उसका। और एक जो वैल्यू है उसकी उसका एक ही ओनर हो सकता है एक वक्त में। और जब वो वेरिएबल जो है आउट ऑफ स्कोप चला जाएगा, ठीक है, यानी उसका स्कोप ख़त्म हो गया, मिसाल है एक फंक्शन में वो यूज़ हो रहा है या एक किसी इफ एल्स स्टेटमेंट में या कहीं पे आपने उसको यूज़ करवाया है, अगर वो गुजर गई तो उसके बाद उसका जो है ना स्कोप ख़त्म हो गया। और स्कोप जब ख़त्म हो गया तो वो ड्रॉप हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद वो आप उसको नहीं यूज़ कर सकते। मतलब उसका जो रेफरेंस है वो उस मेमोरी से ही ख़त्म हो जाएगा उसका रेफरेंस, और मेमोरी से ड्रॉप हो जाएगा। तो वेरिएबल स्कोप, वी हैव वॉक थ्रू एन एग्जांपल ऑफ एन रस्ट प्रोग्राम ऑलरेडी इन चैप्टर 2। तो चैप्टर 2 में एक उसने एक एग्जांपल दी थी, वो एक यानी कि एक सॉलिड एग्जांपल थी जो कि यानी कि एक्सपीरियंस प्रोग्रामर्स के लिए। तो वो हमने चैप्टर 2 कवर किया हुआ है। अगर किसी को वो एग्जांपल समझनी है तो वो वहाँ के चैप्टर 2 जो है ना यूट्यूब चैनल पर रखा हुआ है, और वो आप उसको देख लें। एग्जांपल हमने बड़ी डिटेल से उसको डिस्कस किया। Now that we are past basic syntax, we would not include all the main f and main code examples. So if you are following along, you will have to put following example inside main function manually. मतलब वो कह रहा है कि हम पहले ही ना इस सिंटैक्स को समझ चुके हैं ना कि एफ एन मेन लगाते हैं हर जगह, उसके अंदर अपना कोड लिखते हैं। तो कहता है नेक्स्ट जो है मैं थ्रू आउट ये एफ एन मेन नहीं यूज़ करूँगा, वो आपने खुद ही लगाना होगा। आपने खुद लगा के कोड को उसके अंदर चला सकते हैं। You will have to put the following example inside the main function manually. As a result, our examples will be a bit more concise, letting us focus on the actual details rather than boilerplate code. ठीक है। As a first example of ownership, we will look at the scope of some variables. अच्छा, कोई दोस्त पूछ रहे थे कि इसको हम सेव कैसे करें बुक को। ये शायद इधर ऑप्शन होती है एक, पता नहीं, ये प्रिंट की ऑप्शन है ना। तो प्रिंट ऑप्शन करेंगे ना वो पीडीएफ में प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, इधर से। सर ये डाउनलोड तो हो जाती है लेकिन ये साइड पर नहीं जो अरे बुक मार्क्स इसके वो खत्म हो जाते हैं। अच्छा, अलबत्ता मेरे ख्याल में मैंने इसको डाउनलोड पीडीएफ में किया था, शायद प्रिंट करके किया था इधर से। हाँ हाँ, वो ये जो सर वो साइड में नहीं, जो ये डाउनलोड आइकन बिल्कुल सही कह रहे हैं, डाउनलोड तो आइकन है वो नहीं डेफिनेटली हो आएगा। जाती है, लेकिन वो जो है ना इसके लिंक्स नेविगेशन वो खत्म हो जाती है। अच्छा, सही सही। हम्म, लेकिन ये देखें अभी ये डाउनलोड हो जाती है। अभी ये देखें ये 592 पेजेस ये प्रिंट हो रहे हैं, सेव एज पीडीएफ। जो सेव करूंगा तो ये मेरे लैपटॉप में सेव हो जाएगी। ये अभी लोड हो रही है ना, तो ये हाँ तो हाँ, कर। इसको कैंसिल करते हैं। ये तो वो कह रहे हैं ना सेव हो जाती है, लेकिन वो असल मसला ये नेविगेशन नहीं होती, लेकिन वो नहीं होगी इसलिए कि ये बुक्स ना क्रिएट होती हैं जो आपका एमडी बुक्स के थ्रू ना। ये रस्ट की जितनी है ना, ये एमडी जी रस्ट को यूज करता है। जी जी तो जी। वो ऑन से यानी कि जैसे जैसे वो कोड के अंदर चेंज करते हैं ना इस बुक को, ये नई साथ के साथ जो है ना अपलोड होती जाती है कंटिन्यूस इसके अंदर, यानी कि इंटीग्रेशन होती है। अच्छा, तो वो वो आपका रीड एमडी से ये डायरेक्ट इसको लिंक किया हुआ है। रीड एमडी जो एमडी बुक्स, हाँ। वो उसके ऊपर है, गिट गिट के गिट ऊपर। के अंदर ना इसका कोड भी अक्सर, हाँ, पूछा जाता है इसका ना कि ठीक वो है, ये बुक्स क्रिएट करने का ही कोड है वो। ठीक ठीक ठीक। तो वो कहता है कि ये आपने खुद ही मेन मेन फंक्शन में खुद ही डालना होगा।
As a result, our example will be a bit more concise, letting us focus on actual details rather than the boilerplate code. As the first example of ownership, we will look at some scope of some variables. Scope is a range within a program for which an item is valid. मतलब आपका scope जो है, जहाँ तक कोई variable अगर valid है, उसको हम scope कहेंगे. अगर वो valid नहीं है, उसको हम वो कहेंगे out of scope हो गया. Let's say we have a variable that looks like this. ठीक है, तो कहते हैं कि let s equal to hello. The variable s refers to a string literal. ये इसको कहते हैं string literal. ठीक है, रस्ट में इसको हम अगर डायरेक्ट एक स्ट्रिंग स्टोर करा देना किसी चीज में, इसको हम कहते हैं स्ट्रिंग लिटरल. ठीक है, ये आपका डेटा टाइप नहीं है, इसको स्ट्रिंग लिटरल कहेंगे. ठीक है, the variable s refers to a string literal where the value of the string is hard coded into the text of our program. The variable is valid from the point at which it is declared. अब यहाँ से ये वैलिड हो गया है जब हमने इसको डिक्लेयर कर दिया अपने मेन फंक्शन मेन फंक्शन बॉडी में या कहीं भी डिक्लेयर कर दिया, वहां से इसकी वैलिडिटी स्टार्ट हो गई. The variable is valid from the point at which it is declared until the end of the current scope. तो अब करंट स्कोप का क्या मतलब है? जैसे फर्ज किया ये 4.1 के अंदर हमें ये दिखाया गया है, दो ब्रैकेट्स लगाई हैं, कर्ली ब्रेसेस, उसके अंदर ये लिख दिया है लेट्स s इक्वल टू हेलो. तो यहाँ इससे पहले ये वैलिड नहीं है. ठीक है, तो यहाँ से इसकी वैलिडिटी स्टार्ट हो गई. यहाँ पे हम इसके साथ जो भी करना चाहेंगे, लिखेंगे, कुछ करेंगे, यहाँ तक इससे कर सकते हैं. जब ये कर्ली ब्रेसेस बंद हो गई तो इसकी वैलिडिटी एंड होगी. ठीक है, इन अदर वर्ड्स देयर आर टू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन टाइम हियर. व्हेन s कम्स इनटू स्कोप इट इज वैलिड, मतलब यहाँ पे स्कोप में आ गया, यहाँ से वैलिड हो गया ये. इट रिमेन्स वैलिड अंटिल इट गोज आउट ऑफ स्कोप. तो यहाँ पे ये आउट स्कोप के बाहर चला गया. ये जैसे ही क्लोज हुई ये ब्रेस, ये स्कोप के बाहर चला गया. At this point, the relationship between scope and when the variable are valid is similar to that in other programming languages. यहाँ तक जो कहता है कि ये कॉन्सेप्ट तो हमारा दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह ही चल रहा है. ठीक है, at this point the relationship between the scope and when variables are valid is similar to that in other programming languages. Now we will build on top of this अंडरस्टैंडिंग बाय इंट्रोड्यूसिंग द स्ट्रिंग टाइप. अब हम डाल रहे हैं एक नई डेटा टाइप, ये जो भी आप ये कि स्ट्रिंग टाइप डेटा टाइप. पहले हमने डिफाइन किया था स्ट्रिंग लिटरल, ये स्ट्रिंग लिटरल था. द स्ट्रिंग टाइप, टू इलस्ट्रेट द रूल्स ऑफ ओनरशिप we need a data type that is more complex than the ones we covered in data types section of chapter 3. तो हमारे पास जो है डेटा टाइप्स के सेक्शन में हमने जो है डिफाइन की थी, we need the data type that is more complex than the ones we covered in data types section of chapter 3. The types covered previously are all stored on the stack. तो आपके पास ये जितनी भी टाइप्स हैं ये सारी की सारी स्टैक में स्टोर हो रही हैं, जो हमने पहले चैप्टर 3 में पढ़ी हैं. स्टैक एंड पॉप्ड ऑफ द स्टैक व्हेन देयर स्कोप इज ओवर. तो जब आप उसका स्कोप खत्म हो जाता है तो वो स्टैक से रिमूव हो जाती हैं. बट व्हेन वो स्केलर टाइप है ना, स्केलर टाइप ज्यादातर थी ना उनमें से, और एरे भी जो है रस्ट का वो स्टैक के ऊपर ही होता है. ठीक है, तो उनमें से कोई भी ऐसी नहीं थी कि जो हीप के ऊपर होती. तो लेकिन हमने चैप्टर 2 में स्ट्रिंग टाइप नहीं पढ़ी, ये वाली याद नहीं आ रहा मुझे. नहीं, उसने ये सिंपल उसका जिक्र करके ये छोड़ दिया था कि ये हम डिटेल में उसमें पढ़ेंगे चैप्टर 4 में. यूज हुआ था. सही. लेकिन उसके अंदर जो बेसिक आपकी स्केलर टाइप्स होती है ना, इंट हो गया, फ्लोट हो गया, कैर हो गया, बूलियन, कैरेक्टर है, कंपाउंड है, बूलियन है, टपल है, ये पढ़े थे. स्ट्रिंग नहीं पढ़ी थी. अरे है, हाँ बिल्कुल, सब वो पढ़े थे जो स्टैक पे होते हैं. ठीक है. मैं आपके स्ट्रिंग हमने नहीं, जिनके वेरिएबल्स जब आप डिफाइन करते हो तो स्टैक पे. ये देखें, ये स्केलर है, इंटीजर है, फिर आपकी आ गई फ्लोट, ये चैप्टर 3 की बात है. बूलियन है, करैक्टर है, कंपाउंड टाइप्स हैं, टपल, कंपाउंड में टपल आ गया, और मेरे ख्याल में अरे आ गई, और इसी तरीके से बस ये चीज़ें. तो ये चीज़ें हमने पढ़ी थी, स्ट्रिंग टाइप नहीं पढ़ी थी.
तो स्ट्रिंग टाइप अब आ रही है। तो अपना ये आ गया। The types covered previously are all stored on the stack and popped off of the stack when their scope is over. But we want to look at data that is stored on the heap. ठीक है, जो अब हम पढ़ने जा रहे हैं, हम ऐसा ऐसा जो है ना डाटा टाइप देखना चाह रहे हैं जो हीप के ऊपर स्टोर होता हो। ठीक है, एंड एक्सप्लोर हाउ रस्ट नोज व्हेन टू क्लीन अप दैट डेटा। जी, ये IoT के लिए रस्ट हो रही है। अच्छा, we will use string as the example here and concentrate on the parts of the string that relate to ownership. अब हम इसको स्ट्रिंग को देखेंगे, एक तो ये हीप पे स्टोर होती है और दूसरा हम इसको ओनरशिप के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे। These aspects also apply to other complex data types, whether they are provided by standard library or created by you. अगर आप कोई डाटा टाइप क्रिएट करते हैं खुद से, ठीक है, उन पे भी ये कॉन्सेप्ट अप्लाई होंगे, या आपके स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में जो डाटा टाइप्स हैं उन पे भी ये कॉन्सेप्ट अप्लाई होंगे ओनरशिप के। We will discuss string in more depth in chapter 8. तो डेप्थ के अंदर हम चैप्टर 8 में जाएंगे इसके। We have already seen string literals. हमने लिटरल देख लिए हैं पहले, जो कि आप एक वेरिएबल में सिर्फ एक स्ट्रिंग स्टोर करा देते हैं डायरेक्टली, तो वो आपका जो है वो फिक्स मतलब हो जाता है स्ट्रिंग लिटरल। ठीक है, वो म्यूटेबल नहीं है, वो इम्यूटेबल है, वो उसको आप चेंज नहीं कर सकते। तो अच्छा, ये जो स्ट्रिंग है आपकी जो हमने ऊपर सेलेक्ट की है, तो ये आपकी इम्यूटेबल है ना, ये चेंज नहीं हो सकती ना? हाँ बिल्कुल, ये चेंज नहीं हो सकती। एक तो आपने इसको म्यूट किया भी नहीं है, आप म्यूट कर ही नहीं सकते इसको। आई थिंक वो अगर ये आप VS कोड कर लेना तो हम इसको भी के भी देख लेते हैं। आई थिंक स्ट्रिंग लिटरल जो है ना, इट कैन नॉट बी म्यूटेड, या अगर करेंगे ना तो वो स्टैक पे होगा क्या कि वो पिछली मेमोरी डिलीट होकर नई मेमोरी असाइन होगी। फॉर एग्जांपल इसको अपने हेलो को हेलो वर्ल्ड कर दिया ना, अगर आपने कर दिया s = हेलो वर्ल्ड, तो वो हेलो वाली मेमोरी डिलीट होके दोबारा से उसको जो है ना वो असाइन होगी। अच्छा, मैं ज़रा खोलूँ एक फोल्डर, तो चैप्टर 4 यहाँ पे हम एक प्रोग्राम बना लेते हैं, कार्गो न्यू क्या कहते हैं, ओनर। ये बन गया CD। यहाँ पे आ गया, हम इस फोल्डर में आ गया जो हमने क्रिएट किया अभी, और यहाँ पे हमारे पास जो मेन फंक्शन बना है यहाँ पे ये वाला, तो यहाँ पे हम कहते हैं लेट s = एक स्ट्रिंग लिटर। ठीक है, ठीक है, तो इसको println कैसे करते हैं, तो ये हो जाता है। प्रिंट की मेरा नहीं ख्याल की जरूरत है, हमने बस ये देखना ना कि ये रस अच्छा। इसको लेता कैसे है। आप इसको म्यूट करके देखें, लेट म्यूट एस से पहले म्यूट का वर्ड लगाएं, कीवर्ड म्यूटेबल। लेट्स सी कि इसको हाँ स्ट्रिंग लिटल को करने देता है या नहीं। अच्छा, Variable म्यूट है, does दैट मींस not कि need चेंज to be एक्सपेक्ट mutable. करें। इसको चेंज हाँ, अब नेक्स्ट लाइन में चेंज करना पड़ेगा ना, s = फॉर एग्जांपल हेलो सिंपल कर दें नेक्स्ट लाइन में, लाइन 3 पे, क्योंकि अगर आपने म्यूट डिक्लेयर किया है s और is फिर equal to, म्यूट नहीं किया, s = व्हाटएवर कुछ भी। ठीक है, अब ये हो कह रहा गया, है कि यूज न्यू हो गया है। वैल्यू अब क्या कह रहे असाइंड हैं? टू s इज नेवर यूज्ड। अच्छा, आपने वो प्रिंट कराए बगैर रीअसाइन कर दिया ना, तो उस पे वो जैसे वार्निंग दे रहा है, कोई इशू नहीं है। मतलब ये अच्छा, अब ये म्यूट हो गया ना, ये चेंज हो गया है स्ट्रिंग लिटरल। हाँ म्यूट तो हो गया, लेकिन नहीं, इससे हम ये कैसे कंफर्म लेकिन करें कि मेमोरी पे। मैं आपको बताऊं असल में है क्या,
मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आज आप इसको ना, इसको चेंज नहीं कर सकते, ये इसको आप कहें ना एस प्लस, मिसाल के तौर पे, हाँ हेलो पर खाली कर दें, यहाँ पे बंद कर दें। हाँ ठीक है, ठीक है, आप ठीक है, ठीक है। ये हाँ देखें, हाँ, इस तरह से नहीं कर सकते, बिल्कुल सही। इसको आप चेंज नहीं कर हम्म सकते यहाँ पे। हम्म, बिल्कुल सही। नॉर्मली हम पाइथन में ऐसे कर सकते हैं ना कि हम हाँ हाँ, सब इसको, लैंग्वेजेस में, जावा में कर सकते हैं, ये स्ट्रिंग कंकैटिनेशन कहलाती है ना ये चीज, सी शार्प में, सब में कर सकते हैं, जितनी भी लेटेस्ट लैंग्वेजेस हैं। जी जी हाँ बिल्कुल सही। ठीक है, आगे चलते हैं। तो कहाँ थे, कहाँ पे थे? We will use string as an example here and concentrate on the parts of string that relate to ownership. नेक्स्ट पैरा था। ये next paragraph था. We have already seen string literals. Where a string value is hard coded into our program. String literal को हमने अभी देखा है, जैसे हमने hello world की बराबर लिख दिया उसको. String literal are convenient, but they aren't suitable for every situation in which we may want to use text. मतलब आपके स्ट्रिंग लिटरल जो है वो सुटेबल नहीं है कि आप उसको टेक्स्ट ऑपरेशन करें कहीं भी. वन रीजन इज दैट दे आर इम्यूटेबल. ये देखें कि वो इम्यूटेबल है, चेंज नहीं कर सकते उसको हम, ठीक है. अनदर इज दैट ओनली नॉट, अनदर इज दैट एवरी स्ट्रिंग वैल्यू कैन बी नोन व्हेन वी राइट आवर कोड. फॉर एग्जांपल, what if we want to take user input and store it? For this situation, Rust has a second string type called string. तो मतलब अगर आप उसको मतलब चेंज करना चाहें बाद में स्ट्रिंग लिटरल को, तो उसमें चेंज करने में आपको प्रॉब्लम आ सकती है, और आपको बार बार उसको यानी कि म्यूटेबल लिखना पड़ेगा. ये चेंज मतलब इसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो अगर स्ट्रिंग ऑपरेशन ज़्यादातर करने हैं तो वो आपके इस स्ट्रिंग डेटा टाइप यूज़ करेंगे, ठीक है. दिस टाइप इज एलोकेटेड ऑन द हीप. तो ये आपके हीप के ऊपर एलोकेट होती है, ये वाली डेटा टाइप, ठीक है. एंड एज सच इज एबल टू स्टोर एन अमाउंट ऑफ टेक्स्ट दैट इज अननोन टू अस एट द कंपाइल टाइम. अगर ऐसा कुछ हमारे पास कुछ स्ट्रिंग आने वाली है जिसकी वैल्यू हम यूज़र से लेंगे बाद में, हो सकता है वो एक लाइन हो, हजार 1000 वर्ड की लाइन हो, या एक पूरी बुक हो उसके अंदर स्टोर हुई हो, तो वो हमें नहीं पता कि कितनी बड़ी स्ट्रिंग है, ठीक है. तो उस वक्त हम उसको ये यूज़ कर सकते हैं, ये वाली स्ट्रिंग टाइप. यू कैन क्रिएट अ स्ट्रिंग फ्रॉम द स्ट्रिंग लिटरल यूजिंग अ फ्रॉम फंक्शन लाइक सो. तो आपको जब भी आप कोई डेटा टाइप डिफाइन करते हैं उसके साथ वेरिएबल के साथ, तो आपको उसके ये लिखना पड़ता है. यहाँ पे आप मिसाल है फ्लोट है या इंट है या जो भी है, तो आप यहाँ से स्ट्रिंग लिखेंगे, मतलब डेटा टाइप लिखेंगे, उसके बाद 2 कॉलन लगाएंगे, और उसके बाद इसमें या इस केस में तो आप लिखेंगे स्ट्रिंग फ्रॉम स्ट्रिंग, ठीक है. नहीं नहीं, ये हर में तो नहीं करना पड़ता है। जैसे अगर आप इंटीजर वगैरह ले रहे हैं तो उसमें थोड़ी हो गई, फ्लोट वगैरह ले रहे हैं तो स्ट्रिंग, जैसे स्ट्रिंग यहाँ पे लिखा हुआ है तो वहाँ पे फ्लोट थोड़ी लिखेंगे, वो तो एस के बाद कॉलन लगा के लिखते हैं हम डेटा टाइप जो डिफाइन करते हैं. अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक ठीक, थैंक यू फॉर करेक्शन. तो ये जो है स्ट्रिंग के केस में स्पेशली हम करते हैं, बल्कि दूसरे केसेस में भी करते हैं अवीर भाई, जो हमारे स्पेशल डेटा टाइप्स होती हैं. अगर कोई हम डेटा टाइप डिफाइन करें, हाँ हाँ, वो जो जैसे स्ट्रक्ट्स अगर हम बना रहे हैं स्ट्रक्ट्स बनाएं तो या डेटा टाइप डिफाइन करें, हाँ, तो उसके अंदर हम लेकिन वेक्टर्स मैं डिफाइन कह करना। रहा था इंटीजर फ्लोट वगैरह ये जो होती है ना टाइप्स, इसमें नहीं करते. अच्छा ठीक है, इंट या फ्लोट या उसके अंदर हम डायरेक्टली उसकी वैल्यू असाइन कर देते हैं, ऐसे ही, ठीक है. तो जी जी. जो 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 आपका डेटा टाइप स्ट्रिंग है ना, कैपिटल एस के साथ, तो इसका ये चक्कर है कि इसका ये जाके हीप पे स्टोर होती है, और हीप जो है उसका साइज वेरिएबल हो सकता है, ठीक है. द डबल कॉलन इज एन ऑपरेटर दैट allows us to namespace this particular from function under the string type, rather than using some sort of names like string underscore from. मतलब कि ये हमें एज अ फ्रॉम के तौर पे यूज़ करते हैं, जैसे फ्रॉम एक कीवर्ड है, तो स्ट्रिंग फ्रॉम दिस. तो वी विल डिस्कस दिस नहीं सिंटैक्स. नहीं, कीवर्ड नहीं है, ये सिंपली ये बता रहा है कि जब ये कॉलन, डबल कॉलन यूज होता है
तो उसके जो लेफ्ट साइड के ऊपर जो वर्ड यूज हो रहा है वो एक नेम स्पेस है, यानी कि स्ट्रिंग इस वक्त एक नेम स्पेस है और उसका फंक्शन हम यूज करें फ्रॉम। allows us to namespace ये बस इस लाइन को छोड़ देंगे, एक बड़ी कंफ्यूजिंग लाइन है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि जो है ना स्ट्रिंग जब कॉलन यूज होता है तो उसकी लेफ्ट साइड पे यानी कि जो कॉलन से पहले जो वर्ड आता है ना दैट इज द नेम स्पेस या लाइब्रेरी, ठीक है, और उसके जो राइट साइड पे जो भी चीज होती है वो उसका फंक्शन होता है, ठीक है। या ये उसके अंदर फर्दर कोई आपकी डाटा टाइप पैकेज या होता है। जो भी इधर लेफ्ट साइड पे डाटा टाइप होगी एग्जैक्टली, और या राइट साइड लाइब्रेरी पे होगी, फ्रॉम मतलब आप यूज करेंगे। जो उसका मेथड या उसके फर्दर पैकेजेस, फॉर एग्जांपल अगर स्ट्रिंग के अंदर एक और वो होती है ना लाइब्रेरी या क्या कहना चाहिए मॉड्यूल डिफाइन हुआ होता कैरेक्टर का, ठीक है, तो फिर आपने स्ट्रिंग कॉलन कॉलन कैरेक्टर कॉलन कॉलन फिर फंक्शन नेम आएगा उसका। सही। ये अब फंक्शन जो है, अच्छा ये फंक्शन है, सॉरी ये फंक्शन है। फ्रॉम जो है, फ्रॉम इटसेल्फ, बिल्कुल फ्रॉम एक बिल्कुल फंक्शन है जो कि हाँ। इसमें से ये स्ट्रिंग निकाल के इसको असाइन करेगा। ठीक है। एक बात पूछनी थी मैंने मैम, ये आप कह रहे हैं ना ये एज एस टी डी है, नेम स्पेस है। हम अब जो सी प्लस प्लस में लिखते हैं वहां पर हम ऊपर लिख देते हैं यूजिंग नेम स्पेस एस टी डी, तो हम इसके ऊपर नहीं लिख सकते मतलब डायरेक्ट जब हम स्टार्ट करने लगे फंक्शन या मेन बॉडी यूज करें? नहीं वो बिल्कुल हम करेंगे, वो तब करेंगे जब जो है ना कोई ऐसी नेम स्पेस यूज करेंगे जो कि रस्ट के जो आपका होता है ना प्रीलूड उसके अंदर ना, तो स्ट्रिंग आपको मिलता है उसके प्रीलूड में, ठीक ठीक हो है, गया, तो वो आप क्योंकि डायरेक्ट जब आप हम यूज कर सकते हो। अगर आपने वेक्टर वगैरह टाइप की कोई यूज करनी है ना मतलब मजीद, क्योंकि स्ट्रिंग वो चीज है जो कॉमनली यूज होती है, तो उसने रस्ट में डिफॉल्ट में आपके प्रीलूड में ये दी होती है, तो आपको ठीक स्पेशली हो कोई गया। क्रिएट इंक्लूड नहीं कराना पड़ता है। अच्छा जी। कि जब आप वेक्टर डिफाइन करोगे ना, जैसे आगे जाके वो शायद आप लोगों को असाइनमेंट भी दी हो, मैं इसलिए पूछती क्यों, तो आप लोग हमें सर ने एक एग्जांपल दी थी जिसने वेक्टर, आपकी आवाज़ नहीं आ रही मैम। हेलो। सिंटेक्स यही रहता है, द क्लास नेम एंड डबल कॉलन एंड देन मेथड नेम। अच्छा आगे चलें। We will discuss this syntax more in method syntax section in chapter 5 and ये जो syntax है हमारा ये वाला, ये हम मज़ीद डिस्कस करेंगे चैप्टर 5 में। ये वाला जो syntax है ये कैसे लिखते हैं। And when we talk about name spacing with the modules in past referring to the item in module 3 in chapter 7, मतलब ये syntax जो है हम मज़ीद डिस्कस करेंगे आगे। ठीक है, अभी हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो सिर्फ ये है कि ओनरशिप का कॉन्सेप्ट वगैरह डिस्कस कर रहे हैं। माइक अपने सब ऑफ कर दें। माइक माइक प्लीज माइक म्यूट करें। मैं म्यूट कर रहा हूँ सबको, जिसने फिर बात करनी हो वो करेंगे। ठीक है। अच्छा जी, दिस काइंड ऑफ स्ट्रिंग कैन बी म्यूटेड। अब ये स्ट्रिंग जो है हम इसको म्यूट कर सकते हैं, यानी कि चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ देखें वो चेंज कर रहा है। लेट म्यूट एस इज इक्वल टू स्ट्रिंग फ्रॉम हेलो। तो अब ये देखें उसने इसके साथ म्यूटेबल करके उसको फिर उसके साथ वर्ड को अटैच किया, हेलो वर्ड। ठीक है, तो पुश किया है, पुश एस टी आर। ठीक है, तो पुश एस टी आर क्या करेगा, इस स्ट्रिंग के एंड के ऊपर ये जो कॉमा वर्ड और ये इसके साथ ज्वाइन कर देगा, जैसे हम कॉन्कैटिनेट करते हैं, ये बिल्कुल उस तरीके से करेगा। हम इसको रन करके देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्या हुआ इस, अच्छा अरे तो इसको आप कार्गो रन करते हैं, इसको कार्गो रन कहते हैं, तरीका कार इसका है रन करने का। तो ये आपका हेलो वर्ड इसके साथ अटैच होगी। तो आप देख रहे थे कि हम जब स्ट्रिंग लिटिल के साथ किसी को ज्वाइन कर रहे थे तो वो हमें अलाउ नहीं कर रहा था, लेकिन अब जो आपका ये जो है स्ट्रिंग टाइप डेटा टाइप है, तो उसके साथ हम इसको कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं किसी चीज़ को। तो ये दैट मीन्स ये म्यूटेबल है। अगर हम इसको म्यूटेबल ना लिखें तो तब भी तो हो जाना चाहिए कि नहीं? नहीं, कैन नॉट बोरो एज म्यूटेबल एज इट इज़ नॉट डिक्लेयर्ड एज म्यूटेबल। तो तो ये जो है हमें इसको म्यूटेबल लिखना पड़ता है, तो तब ये हो जाता है।
अच्छा मैम, उसके अंदर हम जब कर रहे थे तो उसके अंदर हम इसको म्यूटेबल लिख रहे तब भी नहीं हो रहा था। ये देखें, हमने इसको म्यूटेबल लिखा है ना, तो ये तब भी उसको नहीं कर रहा, ये एरर दे रहा है यहाँ पे, कैन नॉट ऐड एंड एस टी आर टू एंड एस टी, यानी कि कह रहा है कि दो स्ट्रिंग्स को आप जो है ना कॉन्केटिनेट नहीं कर सकते। ठीक है, ओपन मैंने तो अलाउ किया हुआ है, मैंने तो अलाउ किया हुआ है सर, एक मिनट। अब करें, खोलें माइक अपना। नहीं, मैंने अलाउ किया हुआ है, अलाउ तो मैंने किया हुआ है, ठहरे। जी अब जी अभी हुआ है। अच्छा, अभी हुआ है। अच्छा, इसमें जो है ना ये जो स्ट्रिंग लिटरल है ना, इसमें तो वो कह रहे हैं ना डिफॉल्ट में ही आप ये इम्यूटेबल साइट वो है। ठीक है, अब आप इसको पूरे का पूरा तो डिफरेंट आप वैल्यू दे सकते हो, जैसे कि आप पहले करते हैं एस प्लस, अगर आप हटा देना तो फिर तो आप वैल्यू चेंज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहो कि उसी स्ट्रिंग लिटरल के अंदर चेंज आए तो नो, दैट इज नॉट पॉसिबल। वो भी मतलब आपने करके देखा? इसके अंदर हम चेंज नहीं कर सकते क्योंकि ये पड़ा नहीं, हुआ है अब स्टैक के देखिए ना, ऊपर। हाँ अभी इसी एग्जांपल को आप चेंज करें, यहाँ पे खाली हेलो लिखिए, जैसे आपने प्रीवियस में किया ना कि स्ट्रिंग पुश str करके आपने इसको मॉडिफाई किया। यहाँ पे इसको हेलो वर्ल्ड, वर्ल्ड यहाँ से डिलीट करें, यहाँ डिलीट कर दूं? अभी जैसे अभी आपने किया हुआ था उसी को अगर रेप्लिकेट करें ना। हाँ, अब नीचे आके यहाँ पे हेलो लिख दें, जस्ट ऊपर, अच्छा, ऊपर हेलो लिख दूं? ऊपर हेलो लिख दें, हाँ वर्ल्ड लिख दें। या कुछ भी अगर लिखते हैं जैसे पहले ही आपने लिखा हुआ था, तो यहाँ पे जी, अगर s इज इक्वल टू s प्लस करेंगे तो तब भी एरर आएगा लेकिन अभी तो सही हो गया, देखिए। थर्ड लाइन में, इसलिए कि आपने पूरे का पूरा वेरिएबल चेंज कर दिया ना, तो हेलो अच्छा वाली अच्छा, मेमोरी हाँ, नहीं नहीं, डिलीट हो उसको गई। प्लस तो नहीं किया ना, वो हाँ स्टैक में से हाँ, वो इट्स स्टैक में सेल्फ से वो निकल वैल्यू गया। इम्यूटेबल रहती है, वो यू कांट चेंज दैट। मतलब इस हेलो को खुद से चेंज नहीं कर सकते हम। एग्जैक्टली ये और एक तरह से ना, यानी कि जब आपने उसको एस इज इक्वल टू वर्ल्ड किया ना, तो हेलो लॉस्ट हो गया, यानी कि वो डैंगलिंग होके वो डिलीट हो गया एक तरह से। सही। ठीक है ना, वो पूरी की पूरी वैल्यू रिप्लेस हुई है, नाउ यू कैन नॉट ऐड टू हेलो। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, लेकिन अगर आपको इस तरह का उसकी फंक्शन चाहिए कि उसकी वो जो आप हेलो के उसके अंदर यानी ऐड कि कर सको, तो फिर आपको स्ट्रिंग उसकी फ्रॉम जो करना एक यूँ पड़ेगा। समझ लें कि एक जो वजह बनती है वो ये बनती है ना, कि आपकी जो स्टैक है, स्टैक आपका फिक्स साइज हो गया, जैसे कि आपका फिक्स साइज हो गया, तो इसमें आपके पास मिसाल के तौर पे जो है ये ऐसे, यहाँ पे आपका एच ई एल एल, ठीक है, ओ। अब इसमें आप मतलब ये एक फिक्स साइज हो गई है, और ये इसका पॉइंट मतलब ये स्टैक के ऊपर फिक्स है। अब आप इसके अंदर आगे कुछ ऐड करना चाहें, नहीं हो सकता, क्योंकि आप इसमें अगर वर्ड लिखा जाए तो वो आपको अलाउ ही नहीं करेगा, क्योंकि इसके स्टैक का साइज 1 2 3 4 5 बाइट्स का साइज है। हाँ तो ये 6 पे बिल्कुल, नहीं जा सकते आप यहाँ पे, ठीक है। नो लेकिन जबकि बिल्कुल। जबकि जो आपका कॉन्सेप्ट है हीप का, लेकिन अगर आप 5 ही लेटर्स का एक और वर्ड दोगे ना, जैसे वर्ल्ड है WORLD, उसका फिर ठीक है ना, अलग, इवन देन वो इसको डिलीट करके न्यू मेमोरी एलोकेट हाँ, करेगा, यानी कि बेशक वो उस फिर टैग पे आपका ही ये बन होगी, जाएगा कि आपके 5 बाइट्स का एक और दोबारा से एक एलोकेट होंगे। स्टैक बना हाँ, देगा, ठीक है। और नई वैल्यूज उसके अंदर यहाँ पे आएंगी। आपके मिसाल है 5 बाइट्स का हेलो वर्ड करके 5 हम्म, बाइट का आ जाएगा, वो अलग से स्टैक बन जाएगा, उस वक्त फिर ये स्टैक खत्म हो गया। ये वाली वैल्यू हाँ डिलीट हो गई, हम्म, ओवरराइट हो गई एक तरह से। ठीक है, और ये हो गया। So what's the difference here? Why can string be mutated but literals cannot? The difference is how these two types deal with the memory. तो आपके अंदर मेमोरी के यूजेज में इसका दोनों का डिफरेंट होता है। मेमोरी एंड एलोकेशन। अब आपके पास रह गए हैं 10 मिनट, और यहाँ तक फिर कोशिश करते हैं पढ़ लें। Memory and allocation. In the case of string literal, we know the contents of at compile time. हमारे string literal के ऊपर जो है, आप जैसे हमने अभी देखा था कि ये इसके अंदर string literal में हमारे पास नहीं, string literal के अंदर, हाँ जी, string literal के अंदर जो है आपका फिक्स हो जाता है आपके बाइट्स, तो हमें पता होता है कंपाइल टाइम पे कि इसके बाइट्स कितने हैं, ठीक है। So the text is hard coded directly into the final executable. This is why string literal are fast and efficient. But these properties only come from the string literal's immutability. Unfortunately, we can't put a blob of memory into the binary for each piece of text whose size is unknown at compile time and whose size might change while running time the program.
तो आपका जो यानी कि वो यही कह रहा है कि जो आपका स्टैक है ना, स्टैक के ऊपर हम किसी भी ऐसी चीज़ को नहीं रख सकते जिसका कंपाइल टाइम के ऊपर जो साइज़ है ना वो अननोन हो, हमें पता ना हो, ठीक है। और विद द स्ट्रिंग टाइप इन ऑर्डर टू सपोर्ट अ म्यूटेबल ग्रोएबल पीस ऑफ टेक्स्ट, यानी कि जो आप चेंज कर सकते हैं जिसके साइज़ को, टेक्स्ट को, वी नीड टू एलोकेट एन अमाउंट ऑफ मेमोरी ऑन द हीप अननोन एट कंपाइल टाइम, ठीक है, to hold the contents. This means the memory must be requested from the memory allocator at run time, ठीक है। आपके मेमोरी एलोकेटर जो है वो डायनामिक आपको देगा, उसका साइज जितना बड़ा टेक्स्ट होगा उतना बड़ी मेमोरी का साइज दे देगा। तो ये आपके हीप की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। वी नीड अ वे ऑफ रिटर्निंग दिस मेमोरी टू द एलोकेटर व्हेन वी आर डन विद आवर स्ट्रिंग। तो आपने इसके जो मेमोरी का एड्रेस है वो आपने देना है एलोकेटर को कि भाई ये हीप के अंदर फलां जगह पे ये स्टोर हुई है ये चीज़। दिस फर्स्ट पार्ट इज डन बाय अस, दैट फर्स्ट पार्ट इज डन बाय अस, वी कॉल स्ट्रिंग फ्रॉम, मतलब पहला पार्ट जो है ये वाला है, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, वी कॉल स्ट्रिंग फ्रॉम, इट इज इम्प्लीमेंटेड, इट्स इम्प्लीमेंटेशन रिक्वेस्ट द मेमोरी इट नीड्स। तो आपको पहले जो है मिसाल के तौर पे आपने ये लिखा स्ट्रिंग फ्रॉम हेलो, तो आपको उसने हीप के अंदर 1 2 3 4 5 बाइट का एक मेमोरी एलोकेट कर दी, ठीक है। तो सेकंड स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप ये है कि इसका जो एड्रेस है जहाँ पे ये स्टोर हुई है उसका एड्रेस रिटर्न हो इसको एलोकेटर को, ठीक है। तो however the second part is different in languages with the garbage collector. क्या होता है कि द गार्बेज कलेक्टर कीप्स ट्रैक ऑफ एंड क्लीन्स अप द मेमोरी दैट इज़ नॉट बीइंग यूज्ड एनीमोर एंड वी नॉट नीड टू थिंक अबाउट इट। तो गार्बेज कलेक्टर ये काम करता है, वो उन मेमोरी के एलिमेंट्स को ट्रैक करता है, भाई कौन सी चीज़ कहाँ स्टोर हुई है, ठीक है, और उनको क्लीन भी करता है गार्बेज कलेक्टर। विदाउट अ गार्बेज कलेक्टर it is our responsibility to identify when memory is no longer being used and call code to explicitly return it. तो अब हमारा ये काम हो गया कि हमने क्योंकि इसमें गार्बेज कलेक्टर नहीं है तो अब हमने जो है एक्सप्लिसिटली जो है वो बताना है कि कौन सी मेमोरी जो है या कौन सा वेरिएबल अब यूज़ नहीं हो रहा, ठीक है, और उसको हम and call the code to explicitly return it just as we did to request it. तो अगर इसको ज़रा थोड़ा बताइएगा मैम क्या कह रहे हैं इस वाले जुमले को। It is our responsibility to identify when memory is no longer being used and call code to explicitly return it just as we did to request it. अनम्यूट मैंने तो म्यूट ही नहीं किया दोबारा से, एक मिनट। अच्छा भैया अभी ऑप्शन जो है ना वो उसको रिवर्स कर दें क्योंकि बाकी लोग कह रहे हैं हमारा अभी भी अनम्यूट नहीं हो रहा। अच्छा इधर एक मिनट, लेकिन मेरा हुआ है ना वो जब मैं अनम्यूट कर दिया, अब कर दिया। हाँ अच्छा देखिए जैसे जावा टाइप की लैंग्वेज है ना, जावा में गार्बेज कलेक्टर होता है, ठीक है। तो वो क्या करता है कि रन टाइम पे ना वो ऑटोमेटिकली वो रन होता है, वो जावा का अपना यानी कि रन टाइम का वो है ना JRE जो होती है ना जावा रन टाइम एनवायरनमेंट, उसका काम होता है कि वो गार्बेज कलेक्टर को बार बार रन करे। अच्छा वो उसमें ही होता है कि मेमोरी आपकी डैंगलिंग तो नहीं रहती, लेकिन डाउन पॉइंट क्या है कि आपका रन टाइम स्लो हो जाता है क्योंकि गार्बेज कलेक्टर को बार बार रन होना पड़ता है। अब हम रस्ट को जानते हैं, उसकी बेसिक क्वालिटी जिसकी वजह से ये वर्ल्ड ओवर फेमस हो रही है क्या है कि ये इट इज वेरी फास्ट एट रन टाइम, ठीक है। और उसकी वजह क्या है कि इसका गार्बेज कलेक्टर का कंसेप्ट नहीं है, वो ये काम अचीव करता है ओनरशिप के रूल्स के थ्रू, ठीक है, कि आपकी मेमोरी भी डैंगलिंग नहीं रहती और गार्बेज कलेक्टर भी रन नहीं होता।
ठीक है। तो अब जो जावा के अलावा जो पुरानी लैंग्वेजेस हैं जैसे सी हो गई, C++ हो गई, उनमें क्या इशू था कि उनमें काम तो आपको मेमोरी रिलीज कराने का करना ही करना है, चाहे आप प्रोग्रामर के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ दो, चाहे गार्बेज कलेक्टर को इम्प्लीमेंट कर दो। तो C या C++ टाइप की, या मुझे नहीं पता कि पाइथन वगैरह में क्या वो तरीका होता है, लेकिन बहरहाल इस तरह की लैंग्वेजेस में क्या होता है कि प्रोग्रामर, ये जो कह रहे हैं ना, इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो बेसिकली प्रोग्रामर यानी कि प्रोग्रामर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ना सिर्फ मेमोरी को एलोकेट करे बल्कि डी एलोकेट भी करे। ठीक है, जो लोग सी को जानते हैं दे नो कि उसमें मेम एलोक एंड मेम डी एलोक इस टाइप के जो है ना वो मेथड्स होते थे, और मल्टीपल मेथड्स होते थे कि किस टाइप की मेमोरी के लिए कौन सा यूज होगा। ठीक है। तो बस ये यहाँ पे ये बता रहा है कि एक तरफ आपने बासरा की लैंग्वेजेस में आपने प्रोग्रामर के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी, अगर प्रोग्रामर डी एलोकेट कराना भूल गया तो वो आपकी मेमोरी, जब तक वो सिस्टम आपका रीसेट नहीं होता, वो मेमोरी फॉल्सली एलोकेटेड रहेगी। यानी कि किसी और प्रोग्राम के लिए आप उस मेमोरी को एलोकेट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि प्रोग्रामर ने उसको रिलीज नहीं कराया, डी एलोकेट नहीं कराया, तो वो मेमोरी सिस्टम के उसमें खाते में एलोकेटेड मेमोरी के तौर पे आ रही है, जबकि हालांकि वो यूज नहीं हो रही। सही सही। ठीक है ना। और दूसरी तरफ क्या है जावा टाइप की लैंग्वेजेस में कि आपने सिस्टम का रन टाइम पे ओवरहेड बढ़ा दिया, तो सही रस्ट इन दोनों कामों से बचा लेता है अपने ओनरशिप रूल्स के थ्रू। सही, ज़बरदस्त। बाकी 2-2.5 मिनट रह गए हैं, तो जितना है पढ़ लेंगे, फिर सेशन दोबारा नहीं स्टार्ट होगा, फिर कल ही स्टार्ट होगा इंशाल्लाह। ठीक है। Doing this correctly has historically been a difficult programming problem. If we forget, we will waste memory. यही बात जो आपने की अभी। If we do it too early, we will have an invalid variable. तो वो dangling reference वाली बात होगी कि अगर हम उसको वक्त से पहले अगर उसको क्लीन कर दें तो हो सकता है हम उसको कहीं यूज़ करना चाहें, लेकिन वो अवेलेबल ही नहीं होगा। If we do it twice, that's a bug too. We need a pair we need to pair exactly one allocate with exactly one free. तो आपकी जो एक फ्री मेमोरी है उसको आपने एलोकेट कराना है, जो फ्री नहीं है उसको एलोकेट नहीं कराना। Rust takes a different path. The memory is automatically returned once the variable that owns it goes out of scope. तो आपकी मेमोरी ऑटोमेटिकली जो है वो क्लीन हो जाती है जब आपका वेरिएबल स्कोप से बाहर जाता है। Here is a version of our scope example from list 4.1 using string instead of string literal. तो ये आपका इसने इस तरह से यूज़ किया। उसके बाद जब ये इसका स्कोप ख़त्म हो जाएगा तो ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी, ये आप एस को दोबारा यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है। There is a natural point at which we can return the memory our string needs to the allocator. तो अब हम क्या है कि हम अपने खुद ब खुद ही जो है आपकी मेमोरी जो है वो फ्री हो जाती है, एलोकेटर को वापस चली जाती है। When s goes out of scope, जब आपका s जो है वो आउट ऑफ स्कोप चला गया। When a variable goes out of scope, Rust calls a special function for us. This function is called drop. Drop function कॉल होता है, उससे जो है आपका वेरिएबल ड्रॉप हो जाता है। And it's where the author of the string can put the code to रिटर्न द मेमोरी। यहाँ पे आपका जो मेमोरी है वो फिर रिटर्न हो जाती है। रस्ट कॉल्स ड्रॉप ऑटोमेटिकली एट द क्लोजिंग करली ब्रैकेट्स। आपकी जो क्लोज करलिंग ब्रैकेट होती है यहाँ पे आपका जो ड्रॉप फंक्शन है खुद ब खुद कॉल हो जाता है। ठीक है। दिस पैटर्न हैज़ अ प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन द वे रस्ट कोड इज रिटन। It may seem simple right now, but the behavior of code can be unexpected in more complicated situations when we want